सब कल हमने पहला लेक्चर कंटिन्यू किया था और उसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक से एनडीआरटी डिस्कस किए थे और अब उसका तीसरे नंबर पे है बॉन्ड आगे बेटा अभी एडिशन देख सकते हैं जो कि कार्बोनाइल का बाकी जो जल्दी डबल बॉन्ड हुआ चाहे वो कार्बन और कार्बन के बीच में हो या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उसका वजह से कंपाउंड कहलाएगा अनसैचुरेटेड और उन कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होंगे एडिशन रिएक्शंस। तो अब एक एडिशन रिएक्शंस एल्कीन के थे उन्हें कहा गया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स के हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है जिसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं और कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। तो इस एडिशन रिएक्शन की जनरल बात ये है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन हो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब जो भी चीज आकर इसमें ऐड होती है वो दरअसल इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर अटैक करती है पहले। चूंकि पॉजिटिव चार्ज पर तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब जो भी चीज इसमें ऐड होगी बुनियादी तौर पर उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, लेकिन द रिएक्शन विल बी इनिशिएटेड विद द अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हो जाएगा। इसलिए क्रेडिट गोस टू न्यूक्लियोफाइल। अब होना क्या है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटेगा। ऑक्सीजन के साथ चूंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है ए लगेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो उससे बी। सारे एडिशन इस पैटर्न पर होंगे। इसी टोटल 4 एग्जांपल्स अगर पढ़नी है चारों में हम अलग-अलग मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे मगर वो सब इस पैटर्न में ऐड होंगे। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो काम आएगा। अब हर एक पे हमारी एग्जाम्पल मीथानल है जिसको हम इस तरह से दिस इज मीथानल। तो इसमें पहला एडिशन है वो है HCN। दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। ऊपर वाले हिसाब से CN पे नेगेटिव चार्ज है H पे प्लस है इधर ये नेगेटिव है। अब आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़कर नेगेटिव और पॉजिटिव मिला दीजिए तो ऑक्सीजन के साथ H और कार्बन के साथ C ये कहलाएगा सायनोमिथेनॉल in IUPAC and cyanohydrin in formula। ये पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल में यही है मीथानल और अब ये जिस मॉलिक्यूल को ऐड कर रहा है वो कहलाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। सेम कहानी है। हाइड्रोक्सिल अमीन है H प्लस है नाइट्रोजन माइनस है। फिर आप वही कार्बन ऑक्सीजन में नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हुए अपनी चीज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे और बिल्कुल ऊपर वाला पैटर्न फॉलो किया है। ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिव था इसके साथ H लगा, कार्बन चूंकि पॉजिटिव था उसके साथ NH2H अब बस इसमें एक नई बात और वो नई बात ये हो गई कि ये जो चीज बनी है ये अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट है। व्हाई इट इज अनस्टेबल? इसलिए कि अगर आप नोटिस करें जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके बराबर में एलिमेंट है नाइट्रोजन।
दिस इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा। ऊपर OH है, नीचे एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये OH और H तो साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसमें एंटी है, इसलिए ये मॉलिक्यूल फौरन इन दोनों को मिलाकर बनाएगा वाटर, और वाटर एलिमिनेट करके अपने आप को इस स्टेबल प्रोडक्ट में करता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं ऑक्साइड। तो इस सेकंड एग्जांपल में एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया कि आफ्टर द सिंपल एडिशन, द एडिशन प्रोडक्ट वाज नॉट स्टेबल, तो वो डिहाइड्रेशन करके अपने आप को स्टेबल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। An important thing of this reaction is कि इस रिएक्शन में जो असल काम किया है वो NH2 ग्रुप ने किया है, उसके दोनों हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, एक हाइड्रोजन पहली दफा में ऐड हुआ, दूसरा दूसरी दफा में एलिमिनेट हुआ, लेकिन OH में कुछ नहीं। So whatever is attached with amino group वो इस रिएक्शन में कुछ नहीं करेगा। हमारी अगली एग्जांपल भी इसी तरह का अमाइनो का डेरिवेटिव है, काम अमाइनो करेगा, उससे कुछ नहीं करेगा, और वो है मिथाइल इस कंपाउंड से लिंक करेगा। अब यहाँ OH की जगह पर एनिलीन, ये कंपाउंड अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, ये कहलाता है फिनाइल हाइड्राजीन। और इस फिनाइल हाइड्राजीन में भी आप इस तरह प्लस माइनस अमाइनो ग्रुप मिलाकर एडिशन कर सकते हैं। फिर वही लॉजिक है, this one is positive, this one is negative, this one is negative, this one is negative। तो पहले मरहले में बनेगा एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट इस तरह का, जहां पहले OH था वहां ये पूरा एनिलिक स्ट्रक्चर बन गया, कुछ नहीं करना। फिर वही वाटर एलिमिनेट होगा बिकॉज़ दिस इज एन अनस्टेबल थिंग, और हमें जो चीज मिलेगी वो ये, this is called phenyl hydrazone। और एक पहलू ये होगा इन इक्वेशंस का कि आपको प्रोडक्ट्स याद हो, एडिशन ऑफ HCN एंड कार्बोनाइल ग्रुप गिव्स यू cyanomethanol or cyanohydrin, addition of hydroxylamine gives you oxide, addition of phenyl hydrazine gives you phenyl hydrazone, and with a little texture of equation as well, equation का भी सेट होना चाहिए। आखिरी एग्जांपल, उसमें एक एल्डिहाइड यानी कि मिथाइल अल्कोहल में ऐड होता है, तो यहाँ वो अल्कोहल है मिथेनॉल, ये मिथेनॉल का मिथेनॉल से रिएक्शन होगा, और इसमें भी वही लॉजिक है, मिथेनॉल का H पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव ये, तो आप मिलाइए, फिर O के साथ H लगेगा और C के साथ OCH, ये हो गया मिथोक्सी इथेनॉल, इसको कहते हैं हेवी एसीटल। ये अच्छा, अब ये हेवी एसीटल, हेवी का मतलब होता है आधा, ये आधा एसीटल बन गया, ये एसीटल क्या हो रहा है, ये हमारे सबसे काम की चीज हो गई ना, जब कोई एल्डिहाइड का 1 मोल अल्कोहल्स के 2 मोल से रिएक्शन करे तो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसीटल,
एसिटल उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो एल्डिहाइड के 1 मोल और अल्कोहल के 2 मोल्स के रिएक्शन से बने। अभी दोनों के 1 मोल्स है, तो इसलिए जो बना है वो आधा एसिटल। अब इसे सेकंड मोल के साथ रिएक्शन करेंगे तो पूरा एसिटल बनेगा। तो वैसे एसिटल की पहचान क्या है? जिसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप के साथ एक अल्कोहॉक्सी ग्रुप हो, और पूरा एसिटल वो होगा जिसमें एक ही कार्बन के साथ 2 अल्कोहॉक्सी, तो वो अब बनेगा। तो इसमें दूसरा स्टेप ये हो गया कि जो मिथोक्सी मिथेनॉल बना है, इसे दोबारा से मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाइए, सेकंड मोल ऑफ अल्कोहल से रिएक्ट करवाइए। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये वाटर बनकर अलग होगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें अब एक ही कार्बन के साथ दो मिथोक्सी ग्रुप, which is IUPAC name means dimethoxy मीथेन, और कॉमनली ये कहलाता है एसिड। अब इक्वेशन भी हमने एहतियात में लिखी है, और जब मैसेज अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एतबार से इक्वेशन के साथ साथ सबसे अहम बात ये हो गई कि हर एक में किससे क्या मिलाया क्या, इट इज इम्पोर्टेंट। एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजोन एनी मिथेनॉल वुड गिव्स यू डैश, चार ऑप्शन दे देंगे, आपको याद होना चाहिए फिनाइल हाइड्रोजोन। रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विद मिथेनॉल गिव्स यू, ऑप्शन में हमने अगर एक हेमी एसिटल लिखेंगे, बाकी तीन कोई ऑप्शन लिखेंगे, तो आप लोग हेमी एसिटल को पहचान सकेंगे। अच्छा, अब चौथे नंबर पर जो रिएक्शन है वो है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसकी खास बात यह है कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें कॉपर +2 आयन होता है, और इस वजह से इसका कलर होता है ब्लू। ये अपने आप को कॉपर +1 में कन्वर्ट कर देता है, जिसका कलर होता है रेड। तो जब फैलिंग सॉल्यूशन किसी चीज को ऑक्सीडाइज करता है तो अपने आप को रिड्यूस करता है, और इस तरह हमें पता कैसे चलता है, उसका ब्लू कलर रेड। तो सबसे मशहूर फैलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप से है। फैलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड ग्रुप को रिएक्ट करवाकर उसको ऑक्सीडाइज करके अपने आप को रिड्यूस करता है। तो अगर कभी हमें ये चेक करना हो कि गिवन सब्सटेंस इज एल्डिहाइड और नॉट, तो हम उसमें फैलिंग सॉल्यूशन डालकर देखते हैं, अगर उसका ब्लू कलर रेड हो गया तो वो एल्डिहाइड है, नहीं हुआ तो टेक्निकली फैलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मिक्सचर कहलाता है फैलिंग सॉल्यूशन। इसमें जो कॉपर है ये +2 है, तो इसलिए ये ब्लू कलर का है, और रिएक्शन के बाद ये अपने आप को Q+ +1 में चेंज कर लेगा तो रेड कलर का होगा। क्या होगा रिएक्शन? मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉइक एसिड बनाता है, क्योंकि यहाँ बेस मौजूद है इसलिए ये मिथेनॉइक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, सोडियम मिथेनॉल। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये बन जाएगा Q+ ऑक्साइड और वाटर। तो बेसिकली ये Q+ ऑक्साइड जो बना है ये रेड पीपीटी है, और इसीलिए ये रिएक्शन एल्डिहाइड के सिंपल केमिकल टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ ये बल्कि अगला वो कहलाता है टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब टॉलिन्स रिएजेंट असल में है ये कंपाउंड, ये है डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर जो सिल्वर है उसका चार्ज है +1,
जब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है तो सिल्वर अपने आप को +1 से 0 करता है, यानी इस टॉलिस रिएजेंट में सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में तो ये तो कलरलेस है, लेकिन जैसे ही सिल्वर बनता है ये तो सिल्वर कलर का सॉलिड है, नजर आएगा सिल्वरी, प्योर चांदी बनती है। तो इसको करने में बड़ा मजा आता है। अनफॉर्चुनेटली आप वो जनरेशन साबित हुए जो अपनी जिंदगी में तो ये काम नहीं देख सकेगी। कोई बात नहीं, घर बहुत से लोग बगैर करे तो चल जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स लिगेंड इसमें वो है जो अंदर ब्रैकेट में अमोनिया है, पूरा कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, तो अब ये काम होता इस तरह था कि फर्स्ट कर लें हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल ऐसे कंपाउंड की जिसमें एल्डिहाइड वो है ग्लूकोज, घर में पड़ा ग्लूकोज लिया, सॉल्यूशन में पानी में डाला और उसके ऊपर टॉलिस एजेंट डाला, थोड़ा सा हीट करते हैं तो टॉलिस एजेंट में मौजूद सिल्वर अलग हो जाता है। अब सिल्वर की खूबी ये है कि वो गिलास की दीवारों से चिपक जाता है। नॉर्मल गिलास ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार देख सकते हैं, अगर उसकी एक साइड पे सिल्वर कोट हो जाए तो वो मिरर बन जाएगा। इसमें आपको शक्ल नजर आएगी। तो अब बच्चों के लिए बड़ा अच्छा ये होता है कि टेस्ट ट्यूब ट्रांसपेरेंट है, उन्होंने उसमें एक सोल्यूशन डाला, टॉलिस एजेंट डाला, हीट किया और वो क्या देखते हैं, जहां तक सोल्यूशन होता है वहां तक सिल्वर जमा हो जाता है, वो जगह मिरर बन जाती है। इसमें आपको अपनी शक्ल नजर आती है उल्टी। तो सबको पता चल जाता है कि हमें बचपन से जो कह रहे थे तुम तो बिल्कुल उल्टे हो, तो ये सब होती है। अब उल्टी इसलिए होती है कि मेरे ख्याल में इतनी फिजिक्स आती है, तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है वो कर्व है और वो कॉन्वेक्स बनती है, तो उसमें इन्वर्टेड इमेज आता है, तो आपकी शक्ल दिखेगी, लेकिन शक्ल दिखेगी इसका मतलब वो मिरर बन गया। इसलिए इस टेस्ट को कहते हैं सिल्वर में, इसमें चांदी बन जाती है और वो प्योर चांदी है, यानी आप मेहनत करके उस चांदी को अलग करके छिलके बना रहे हो पैसे के लिए। सिल्वर नाइट्रेट या ये जो केमिकल है बड़ा महंगा आता है, यू कैन से दैट इससे चांदी अलग कर सकते हैं। तो बात ये है कि आप 2000 रुपए की चांदी अलग करेंगे और ये केमिकल कितना इस्तेमाल होगा 10,000 का होगा, फायदा कोई नहीं है। इसको बच्चे बोले तो मौकी है अच्छी वाली चांदी बिल्कुल सच्ची वाली चांदी प्योर, लेकिन जो केमिकल आपको यूज करवाते हैं उस चांदी से ज्यादा महंगा है, वो उससे भी महंगे तरीके से। अब हमारी कहानी ये बनी कि कोई भी एल्डिहाइड जब इस टॉलिस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, इस कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट करता है, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और चूंकि अमोनिया बेस है तो ये अपने अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। ये लॉजिक ध्यान में रखिएगा, हर एसिड बेस से मिलकर सॉल्ट बनाता है और कोई भी एसिड ऐसे हालात में नहीं रह सकता जहां बेस मौजूद है, इसलिए टेक्निकली इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना चाहिए, दोनों रिएक्शंस में यही बात है। लेकिन अगर हमारे मीडियम में बेस मौजूद होगा तो वो एज ए एसिड नहीं बनेगा, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करके अपना सॉल्ट बनाएगा। ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो उसने अपने आप को सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो इसलिए वो अमोनियम सॉल्ट, और साथ में बनी प्योर चांदी जो कि हमारी टेस्ट ट्यूब की दीवारों से चिपक जाएगी, अमोनिया गैस जो हवा में उड़ जाएगी और वाटर। दिस इज अब छठे नंबर पे जो रिएक्शन है वो कहलाता है कैलिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या
प्रोपोशिलेशन। ये वो रिएक्शन होता है जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और वही रिड्यूस भी होता है। कोई चीज अपने आप को ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करे तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ऐसा एक रिएक्शन इनऑर्गेनिक में क्लोरीन को जब पानी में डालते हैं तो HCl और HOCl बनता है, उसमें क्लोरीन अपने आप को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करती है। दूसरा ये, तो इस रिएक्शन में हुआ ये कि मीथानल से मिलता है, वो मीथानल है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। एक मीथानल अपने आप को रिड्यूस करके मीथानॉल बना लेता है, अल्कोहल वापस बन जाता है। दूसरे ने ऑक्सीडाइज होकर अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, अगेन चूंकि यहाँ बेस मौजूद है तो वो अपना सॉल्ट बनाता है। दिस इज द रिएक्शन बाय विच वन methanol reduced to form methanol। समझो एक ने अपने आप को रिड्यूस करके बनाया मिथेनॉल और दूसरे ने अपने आप को ऑक्सीडाइज करके बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। एक ही रिएक्शन में दोनों काम। अब इस रिएक्शन की तो एक अहम बात हो गई, इसकी दूसरी अहम बात, ये रिएक्शन मीथेनॉल का स्पेशल रिएक्शन है और किसी एल्डिहाइड का नहीं। अभी तक जितने भी रिएक्शन थे वो सारे एल्डिहाइड्स के लिए थे, बेशक उनके एग्जांपल मीथेनॉल के लिए है, मगर ये सारे रिएक्शन इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, टोकानॉल, प्रोपेनॉल, नॉर्मल, सुटानॉल सारे नल करते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये वाला रिएक्शन सिर्फ मीथेनॉल। अच्छा, अभी इसके पीछे एक स्टोरी क्या है? इसके पीछे स्टोरी है कि बाकी के सारे एल्डिहाइड जो रिएक्शन करते हैं वो कहलाता है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है जिसमें एक एल्डिहाइड अपने ही आप से मिलकर अल्डोल बनाता है। अल्डोल मींस ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहलिक दोनों ग्रुप मौजूद। ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात हमारे सिलेबस में है कि ऐसा कोई रिएक्शन होता है जो मिथेनॉल नहीं करता, बाकी सारे एल्डिहाइड करते हैं। क्यों? इसलिए कि इस रिएक्शन के लिए जरूरी है कि आपके एल्डिहाइड के पास कम से कम 2 कार्बन। अब आपको भी याद है कि इस दूसरे कार्बन को हम अल्फा कहते हैं कॉमन नेमिंग के हिसाब से, तो जिसमें अल्फा कार्बन होगा सिर्फ वो एल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन कर सकेगा। तो चूंकि हमारे मिथेनॉल में नहीं है अल्फा कार्बन, सिर्फ टोटली एक कार्बन है, इसलिए वो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता, उसकी जगह कैनिज़ारोज रिएक्शन करता है। अब ये कैनिज़ारोज रिएक्शन बाकी कोई और नहीं करता। सब जगह से बहुत बड़ा होता है, सब जगह एक ही जगह एक ही चीज से देखने के लिए हर जगह पर। अच्छा भाई, अब ये एक बात हो गई। अब आ जाए इसका आखिरी रिएक्शन, वो भी सिर्फ मिथेनॉल का है क्योंकि वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथेनॉल। तो उसमें 3 मिथेनॉल के मॉलिक्यूल सेल्फ एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और अपने आप को साइक्लिक पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। ट्राइमर कहलाएगा क्योंकि 3 मोनोमर मिले हैं, इसको हम कहते हैं मेटा और एल्डिहाइड। तो ये हो गई बातें एल्डिहाइड की। अब आप फिर गौर से नई चीज बता दूं, इक्वेशंस लिखे जा रहा हूं सिर्फ ये जताने के लिए ये गलतफहमी ना डेवलप हो, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन से रटे नहीं लगा ले जैसे हमें नॉर्मल पेपर में लगा ले कि हमें इक्वेशन लिखनी है।
हमें इक्वेशन लिखनी नहीं है, लिखी हुई इक्वेशन पहचाननी है या उसके मिसिंग कंपोनेंट को भरना है, उसके लिए भी हमें इक्वेशन तो आनी ही चाहिए। और प्लस उस इक्वेशन में अब ये बहुत जरूरी है कि हर चीज जो उसकी डिस्क्रिप्शन को बयान करती है वो जरूर आनी चाहिए नाम के साथ, ये चीज इससे मिली और ये बना, तो हर एक के नामों के साथ हमें, अब ये सवाल की इक्वेशन क्या आएगी, ये जरूर कहेंगे कि द ट्राइमर और द पॉलीमर ऑफ मिथानल इज, अब मिथानल कह के पूछेंगे तो ऑप्शन पे लिखना होगा ऑर्थोफॉर्मल्डिहाइड, मेटाफॉर्मल्डिहाइड या पैरा एसिडल्डिहाइड, कोई भी नाम बना देंगे वो और आप उसी नाम का पेपर करना। अब ये हो गई बात एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स से मिलते जुलते इनके भाई कीटोन्स, इसलिए कहा जाता है दोनों के, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, उनके फॉर्मूले सेम है, बस इसमें कहानी ये है कि वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है अब उसके दोनों तरफ R, एल्डिहाइड में एक तरफ H होता है एक तरफ R, कीटोन्स में दोनों तरफ अल्काइल। और आसान बात ये है एल्डिहाइड्स में ये कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा कोने पर होता है तो इसकी पोजीशन 1 है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। और कीटोन में ये ग्रुप 1 पे नहीं हो सकता, कोने पे नहीं हो सकता, बीच में कहीं भी, तो इसकी पोजीशन बतानी पड़ती है। तो ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसका जनरल फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो एल्डिहाइड का है, इसलिए कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इसका IUPAC में अल्कानॉन है, इधर भी एक अलग क्लासिफिकेशन है और वो इस बुनियाद पर है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है या डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ एक कहलाते हैं सिमेट्रिकल कीटोन और दूसरे कहलाते हैं एसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब सेम अल्काइल, और एसिमेट्रिकल का मतलब है जिसमें दोनों जानिब अलग अलग अल्काइल। ये है सेम अल्काइल ग्रुप across कार्बोनाइल कार्बन, और ये हुए डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स across कार्बोनाइल कार्बन। तो इनकी कॉमन नेमिंग में यही चीज काम आती है। अगर हम ऐसे लिखें तो IUPAC में 4 कार्बन होने की वजह से इसका नाम है ब्यूटानॉन। अब इसके कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, इधर एक कार्बन वाला C3 मिथाइल है और इधर 2 कार्बन वाला इथाइल है, तो ये एसिमेट्रिकल कीटोन हुआ। कॉमन नेमिंग वाले नाम क्यों देते हैं, तो ये कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप को कीटोन कहिए और आसपास जो अल्काइल ग्रुप है उनके नाम दे दीजिए। एक तरफ है इथाइल, एक तरफ है मिथाइल कीटोन, नाम बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। आप इसे मिथाइल इथाइल कीटोन भी लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर हम दोनों तरफ
एक जैसा अल्काइल ग्रुप रखेंगे तो ये नाम ये सिमेट्रिकल कीटोन होगा, उस सूरत में इसका नाम होगा प्रोपानॉन IUPAC में, और कॉमन नेमिंग वाले इसे कहेंगे डाइमिथाइल कीटोन। और इत्तेफाक से इसका एक ट्राइवियल नेम भी है और वही सबसे मशहूर है और वो है एसीटोन। ये जो प्रोपानॉन है वो डाइमिथाइल कीटोन है, यही कहलाता है प्रोपानॉन, सॉरी एसीटोन। इसके तीन होता है, IUPAC एक कॉमन और एक ट्राइवियल। एसीटोन के नाम से सबसे ज्यादा मशहूर। नेल पॉलिश लिखो है, थिनर के नाम से इस्तेमाल होता है कि नेल पॉलिश लिखो है, वही एसीटोन। तो अब आप इस तरह के और भी नाम बना सकते हैं, यानी कॉमन नेमिंग के हवाले से कहूँ तो ऐसे आ गया आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोन। दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, सभी एसिमेट्रिकल। अब क्वेश्चन यूं आ गया कि आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोन का IUPAC नेम, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं। कीटोन एक तरफ इथाइल और एक तरफ आइसोप्रोपाइल, ये है स्ट्रक्चर। नाउ थिंक अबाउट दिस IUPAC नेम। तो आप देखेंगे कि बीच में कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन जिस तरफ ब्रांच है वहां से कितनी शुरू की, ये नाम बनेगा 2-मिथाइल पेंटानॉन। इसी तरह अगर ये कहा जाए न्यू पेंटाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, अगेन दिस इज ए asymmetrical कीटोन। इसका IUPAC नेम, फिर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक तरफ आइसोब्यूटाइल और एक तरफ न्यू पेंटाइल। अब गिनती यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ज्यादा ब्रांचेस करीब पड़, और ये होगा 2,2,6-ट्राइमिथाइल 4-हेप्टानॉन। अब कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहला तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता था, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह है, वही ऑक्सीडाइजेशन एजेंट वही करता है। अब अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर कार्बन के साथ दो जगह अल्काइल ग्रुप हो और एक जगह हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास वही पोटेशियम डाइक्रोमेट है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सेम अंदाज से रिएक्शन है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा।
अब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो ये दिस इज T2। इसी तरह जो भी मिथेनॉल की प्रिपरेशन में पढ़ा था तरीका ड्राई डिस्टिलेशन, अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम मिथानोएट की जगह किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड की करें तो कीटोन बनता है, कैल्शियम अल्कानोएट। यानी अगर मेरे पास ऐसा सॉल्ट हो और मैं इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करूं, इस कंपाउंड को डीकंपोज करूं, बिल्कुल उसी तरह ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से अलग हो जाएगा और मुझे मिलेगा कीटोन। ये दो तरीके हैं जो कीटोन है। तीसरा भी एक तरीका है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इस एसीटोन को बनाने के लिए, उससे और कोई कीटोन नहीं बनता, उससे सिर्फ ये सिंपल वाला प्रोपानॉन या एसीटोन बनता है। जो तीसरा और आखिरी है वो है पायरोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड टू फॉर्म एसीटोन। एसिटिक एसिड मतलब इथेनॉइक एसिड, एसीटोन मतलब प्रोपानॉन। तो ये है इक्वेशन। पायरोलिसिस क्रैकिंग को कहते हैं, इसमें हम किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करके डीकंपोज करते हैं। ये कैटालाइटिक क्रैकिंग है क्योंकि इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है और इसके नतीजे में बनता है एसीटोन या प्रोपानॉन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये कीटोन्स की प्रिपरेशन। जैसे तीन इसकी प्रिपरेशंस हैं, ऐसे तीन इसके रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन तो ऑब्वियस है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है तो कीटोन की रिडक्शन से वापस 2 डिग्री अल्कोहल। तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। अगर आपके पास कीटोन है, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of liquid platinum और palladium जो कैरेक्टरिस्टिक्स करें। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगेगा, एक कार्बन के साथ। दिस इज टू डिग्री। तो कीटोन में एज ए कीटोन सिर्फ एक ही रिएक्शन, ये एक सारे कीटोन्स के लिए। बाकी के दो रिएक्शंस जो है वो सारे कीटोन्स के नहीं है, वो सिर्फ एसीटोन, ठीक है ना। नंबर 2 इज ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन। तो अगर हम एसीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं उसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, तो एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड बनता है। और ये जो आखिरी रिएक्शन है ये भी है एसीटोन का और है बड़ा है, इट्स फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म।
थ्योरी में ये बात अहम होगी कि इसकी लंबी और इक्वेशन याद करें। यहाँ ये बात अहम होगी कि आप सेक्शन की डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से। सबसे पहली बात हेलो फॉर्म, कंपाउंड का ग्रुप है जिसका फॉर्मूला है CH3 ट्राई हेलो मीथेन। इस कंपाउंड के ग्रुप को हेलो फॉर्म कहते हैं। अब अगर हेलोजन में फ्लोरीन है तो फ्लोरोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। अब हमारा वाला आयोडोफॉर्म है तो CH3 फॉर्मूला IUPAC में ट्राई आयोडोमीथेन, और ये एक येलो कलर का सॉल्ट है। सब बात है। जब हम किसी भी कीटोन को, और यहाँ खासतौर पर एसीटोन को आयोडीन से मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एसीटोन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है जो अपना सॉल्ट बना देता है। सोडियम आयोडाइड बनता है, ट्राई आयोडोमीथेन या आयोडोफॉर्म बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर। That finishes our ketone and that finishes our chapter number 9. अब जैसे कि तय हो गया था अलावा रूप में पढ़ा था, इस लिहाज से होगा ऑर्गेनिक, मेन ऑर्गेनिक का 10th और 11th है कि हम ऑर्गेनिक में ऐसे सब्जेक्ट नहीं मानते लेकिन ऐसे पेपर पैटर्न हो चुके हैं, क्योंकि 10th है बायोकेमिस्ट्री और 11th में इंडस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स, और इंडस्ट्री से भी 3 पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर्स, ग्लास और प्लास्टिक्स। ठीक है ना। और ये वो हिस्सा है जो आपका और पीएमसी का डिफरेंट है। अगर आप मेडिकल वाले होते लेकर बहुत समझ उन्हें सिर्फ इस हिस्से से याद करना है, प्लास्टिक्स, पॉलीमराइजेशन की बात है, और एक इसमें पढ़ना है सिर्फ एंजाइम्स और इसलिए पीएमसी वालों का चैप्टर 9 10 समझो बहुत ही नॉर्मल है। आपका भी तो बहुत ज्यादा नहीं है, अब ये काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि अब जो मैंने आपसे कहा था कि वी गोना हैव इमीडिएटली दोस मिसिंग टॉपिक जो हमने कुछ बच्चों के नहीं हुए हैं, तो अब यहाँ है इसको कोई शहीद का तुम्हारा बाकी सारे कॉन्फिडेंट में, तो ये आप समझ लें कि कल आपकी क्लास जब होगी यहाँ तो वो 6:30 पे ऑफ होगी, तो लग जाएंगे क्लास। मगरिब के बाद 7:40 पे फिर मैं एक ऑनलाइन क्लास लूंगा और शहीद होगी, इसमें हमें आपका नॉलेज दे सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हों मैं लिंक सबके यहाँ शेयर कर दूंगा। अगर फर्ज कर लीजिए बाकी कोई भी ऐसे पार्ट ऑफ रिवीजन करना चाहेंगे, वहाँ अल्केन क्या था सिर्फ, तो मोस्ट प्रोबेबली अल्कीन, अल्काइन और हो सका तो अल्काइल हैलाइड्स तक हम जो अगर कोई और करना चाहे। इसका मेरा यही होगा कि एज क्विकली एज पॉसिबल ये मिसिंग काम करूँ, फिर गाइड के भी जो बच्चे हैं उनका वीडियो में से बाकी सब एक स्ट्रीम लाइन आगे बढ़ना। तो ये टाइमिंग 7:40 होगी, बस मगरिब की नमाज के बाद। इस वक्त तक आप घर में पहुंच चुके हो क्योंकि है, ताकि ये ना हो कि ऑनलाइन मेरे साथ 7:30 तक असल में क्लास है, और मैं आपको रोक यहाँ 1 घंटे नहीं सकता, का बेहतर ये कि हम ऑनलाइन से ठीक है। थैंक यू।